वेलकम स्टूडेंट्स। आपका अन अकेडमी के इस बहुत ही फ्रेश चैनल, बहुत ही ऑसम चैनल जस्ट नीट पे स्वागत है। ये उन बच्चों के लिए बनाया गया है चैनल जो बच्चे सच में डॉक्टर बनना चाहते हैं। तो इस पे आप सबका स्वागत है बच्चों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ऑल्टरनेटिंग करंट का लेक्चर 6, जिसमें हम पढ़ेंगे इंडक्टिव सर्किट और आरसी सर्किट के बारे में, प्योर इंडक्टिव एंड देन आरसी सर्किट। लेकिन एक बार स्टार्ट करने से पहले जस्ट अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ माइंड। आई एम योर फेवरेट फिजिक्स मेंटर नाउ ऑन एन अकेडमी। आप देख सकते हैं कि मेरे क्रेडेंशियल्स आपके सामने हैं, तो आप इन्हें अच्छी तरह से देख सकते हैं। मेरे को कुछ शायद बोलने की जरूरत नहीं है, मेरा काम अपने आप बोलेगा, मेरी टीचिंग अपने आप बोलेगी। तो बच्चों आगे प्रोसीड करते हैं। उससे जस्ट पहले आप सबके फायदे की बात, उम्मीद करता हूं कि आप सबने अन अकेडमी का जो ऐप है, लर्निंग ऐप, बहुत ही अच्छी ऐप है, उसे डाउनलोड कर लिया और इंस्टॉल कर लिया। नहीं किया तो बेटा इसे कर लो। ये आपको वो सारा एक्सपोजर देता है जो आपको डॉक्टर बनने के लिए रिक्वायर्ड है। ठीक है ना? अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हो तो यहां आपको सब कुछ मिल जाता है इस ऐप के ऊपर कि क्या क्या कैसे करना चाहिए। ईच एंड एवरी गाइडेंस इज गिवन और ये फ्री में डाउनलोड होगी, इंस्टॉल होगी, तो इसे कर लो। एक बार आपने इसको इंस्टॉल कर लिया और सच में आप डॉक्टर बनना चाहते हो तो बेटा प्लस की कैटेगरी में आओ। प्लस क्या है? ये अनअकैडमी का प्लेटफॉर्म है, पेड वाला, जहां पे आपको पैसा देकर के पढ़ना होगा, लेकिन बहुत अफोर्डेबल है, बहुत पॉकेट फ्रेंडली है। इस बात को ध्यान रखा गया है कि हर कोई उसे अफोर्ड कर सके। पर आपको पैसा देने का फायदा क्या है इसमें? बेटा इसमें वो टॉप मेंटर्स पढ़ाते हैं जिन टॉप मेंटर्स की में से कुछ तो रिपीटेड ऑथर्स हैं। जब मैं रिपीटेड ऑथर्स कहता हूं तो वो बुक्स उन्होंने लिखी हुई हैं जिन बुक्स को बाकी कोचिंग्स, बाकी टीचर्स यूज करते हैं एज रेफरेंस कि वो अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाएं, बच्चे उन्हें पढ़ने के लिए यूज करते हैं। तो वो टीचर्स आपको पढ़ाते हैं, इनका बहुत लंबा एक्सपोजर है, एक्सपीरियंस है। यही टीचर्स आपके डाउट्स भी लेते हैं, यही आपके टेस्ट भी डिजाइन करते हैं, यही क्विजेस भी कैरी आउट करते हैं। ये आप ही के लिए डेडिकेटेड होगा एकदम। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है और बहुत सी चीजें आपको मिल जाती हैं। तो प्लस पे आ जाओ बच्चों, क्योंकि आप डॉक्टर बनना चाहते हो तो वहां पे अपने गोल में नीट सिलेक्ट करो और नीट को सिलेक्ट करने के बाद, क्योंकि प्लस पेड है, तो सब्सक्रिप्शन के उस पे जाओ। आपके पास जो सब्सक्रिप्शन ऑप्शंस दिखेंगे वो कुछ इस तरह से है: 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर, 2 ईयर। मैं बात करूंगा दो कैटेगरी के लिए। एक उन बच्चों के लिए जो अभी 12th में पढ़ रहे हैं, 12th स्टडिंग, या फिर 12th पास। ये पहली कैटेगरी हुई। अगर आप इसमें से किसी एक को बिलोंग करते हो तो यू शुड गो फॉर आइदर फॉर अ 6 मंथ और अ 1 ईयर सब्सक्रिप्शन। इन दो में से कोई एक आपको लेना चाहिए। में एग्जाम पूरी उम्मीद है कि हो सकता है हो जाए और हो भी सकता है ना हो, तो 6 महीने भी हो सकता है। और अगर सेफ हैंड चलना चाहते हो तो यू कैन गो फॉर 1 ईयर। दूसरी कैटेगरी की जो मैं बात करूंगा वो है 9th स्टडिंग, या फिर 10th स्टडिंग, या फिर 11th स्टडिंग। इन क्लास में अगर आप पढ़ रहे हो तो इन दैट केस बच्चों आपके लिए एक ही ऑप्शन है सूटेबल, अच्छा सा, वो 2 ईयर है। ट्रायल व्रायल देखना चाहते हो तो बात अलग है कि 1 ईयर भी कर सकते हो, 2 ईयर। ये जो फर्स्ट कॉलम में फीसेस लिखी हुई है एक्चुअल फीसेस है, और ये जो सेकंड कॉलम में फीसेस लिखी हुई है इनके लिए सब्सक्रिप्शन अमाउंट्स, वो रेफरल कोड यूज करने के बाद 10% का जो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा उसके बाद है। नो, व्हाट इज द रेफरल कोड? जितने मेंटर्स पढ़ाते हैं उन सबका एक कोड है। अगर आप सब्सक्रिप्शन लेकर वक्त किसी का भी कोड यूज करोगे तो आपको 10% ऑफ मिलेगा। जैसे फॉर इंस्टेंस अगर आप मेरा कोड यूज करते हो विच इज डॉक्टर खन्ना,
सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। इसी तरह से बेटा एक आइकॉनिक नया स्टार्ट किया है, ये टेलर मेड प्रोग्राम है आप अच्छे स्टूडेंट्स के लिए। तो इसमें अगर आते हो तो 6 मंथ का, 1 ईयर का, 2 ईयर का है आपके पास। ये बिफोर रेफरल कोड, बिफोर 10% डिस्काउंट है ये वाली आपके पास फीसेस, और ये आफ्टर डिस्काउंट वाली है। तो जो भी आपका इसमें से सूटेबल हो, आप सच में डॉक्टर बनना चाहते हो तो उसको सब्सक्राइब कर लो। और बच्चों अनअकैडमी ने एक चीज और स्टार्ट की है कि सबको फायदा मिले, और ये फ्री है। अनअकैडमी चैंपियन लीग है क्या? जो बच्चे जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर जो बच्चे नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इन दोनों कैटेगरीज के लिए, जेई वालों के लिए और नीट वालों के लिए, हर संडे टेस्ट रखा गया है। देश भर से बच्चे अपीयर करते हैं, बहुत बड़ी क्वांटिटी में बहुत अच्छे बच्चे अपीयर करते हैं इसमें। तो आप उन बच्चों के साथ सेम टेस्ट देते हो तो आपको उनमें आपकी स्टैंडिंग का है पता चलती है। सेपरेट पेपर्स हैं, जेई का अलग पेपर, नीट का अलग पेपर। आप इसमें अगर अच्छा परफॉर्म करोगे तो यू कैन विन प्राइजेस एज वेल एज स्कॉलरशिप्स, और ये फ्री में मिलता है आपको, मैंने पहले भी बताया और यहां आप लिखा भी है। तो एनरोल योरसेल्फ फॉर दिस। इसी तरह से बेटा प्रैक्टिस क्वेश्चंस, बच्चा जब पढ़ लेता है तो उसको क्वेश्चंस प्रैक्टिस की बहुत जरूरत होती है। वो क्या पढ़े, कहां से प्रैक्टिस करे, उसके लिए एक फ्री चीज स्टार्ट की हुई है अनअकैडमी ने, अनअकैडमी इंटेलिजेंस क्वेस्ट। ये लाइव न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रोसेस है। मंडे से लेके थर्सडे तक चलता है, दैट इज मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे, 4 डेज। 7 PM पे क्वेश्चंस मिलते हैं, आप लाइव सॉल्व करते हो, आपके जैसे और भी बहुत ढेर सारे बच्चे इसको सॉल्व करते हैं। और फ्राइडे को इन डेप्थ एनालिसिस होता है इन सारी चीजों का बाय टॉप एजुकेटर्स। दिस इज ऑल्सो फॉर फ्री, तो एनरोल योर सेल्फ फॉर दिस। और जो बच्चे बेटा एग्जाम दे चुके हैं और किसी वजह से क्लियर नहीं हुआ था, पास आउट हो चुके हैं 12th, और वो अगले साल एग्जाम देना चाहते हैं, तो उनके लिए रीबूस्ट प्रॉपर बैच ऑलरेडी स्टार्टेड है। डिटेल्स आप अनअकैडमी की साइट पे जाकर के चेक करके एनरोल कर सकते हैं। तो बेटा आज जो हमें पढ़ना है ना, वो सबसे पहली चीज पढ़नी है इंडक्टर सर्किट के बारे में, एसी में। देखो जब हम ईएमआई पढ़ रहे थे तो हमने समझा था कि इंडक्टर जो है वो अपोज करता है, इट अपोजेस चेंज इन करंट, it opposes change in current। यानी कि अगर करंट सर्किट में बढ़ने की कोशिश करेगा तो भी अपोज करेगा, और करंट कम होने की कोशिश करेगा तो भी अपोज करेगा। अपोज करने का तरीका क्या है? ये एक बैटरी की तरह सर्व करता है। मान लो I is the current in the circuit at any instant t। at any instant t and di by dt is positive, यानी कि करंट इंक्रीज कर रहा है, ऐसा है। तो क्या होगा, ये अपोज करने के लिए एक बैटरी की तरह बिहेव करेगा, इस तरह से बैटरी बना लेगा कि वो करंट बढ़ने ना पाए, किसी तरह से उसका विरोध करेगा ये। और इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है, VL, उसको हम जानते हैं कि VL इज गिवन बाय LDI by dt। ये पोटेंशियल ड्रॉप के लिए हम लिखते थे। तो किसी इंस्टेंट टी पे अप्लाइड वोल्टेज जो है वो E है, जो टाइम के साथ वेरी कर रही है अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन, और पोटेंशियल ड्रॉप VL है। तो इसका मतलब है VL मस्ट बी इक्वल्स टू E। किरचॉफ्स लॉ लगा दो सर्किट में इस इंस्टेंट के लिए, तो आपको VL इक्वल्स टू C मिल जाएगा। अब VL की वैल्यू हम लिख सकते हैं LDI by dt। तो L di by dt, और E की वैल्यू हम लिख सकते हैं E नॉट साइन ओमेगा टी।
यहां से हमें मिलता है डी आई इक्वल्स टू ई नॉट बाय एल साइन ओमेगा टी डी टी। अब ये फंक्शन इंटीग्रेबल फॉर्मेट में है, तो इसे इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ डी आई इक्वल्स टू ई नॉट बाय एल कॉन्स्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाहर लिख लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी डी टी। डी आई का इंटीग्रेशन आई हो गया, ई नॉट बाय एल एज इट इज लिखा। साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस ओमेगा टी बाय ओमेगा, कांस्टेंट आ गया इंटीग्रेशन का सी। इसे थोड़ा सा अरेंज करके लिख दें तो ये हो गया आई इक्वल्स टू ई नॉट बाय ओमेगा एल माइनस कॉस ओमेगा टी प्लस सी। देखो अब हमें मालूम है, क्या पता है उसकी बात करते हैं। इंटीग्रेशन आई डी टी 0 से लेकर टी तक 0 होता है, यह हमने इस चैप्टर की शुरुआत में पढ़ा, एकदम बिगिनिंग में। आज काम आएगा वो हमारे। और आई की जगह अगर हम आई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, ई नॉट बाय ओमेगा एल माइनस कॉस ओमेगा टी प्लस सी डी टी 0 से टी, तो दिस शुड बी 0। जिसमें पहला वाला फंक्शन जो है कॉस वाला, कॉस का इंटीग्रेशन 0 हो जाएगा, इतना पोर्शन तो 0 हो जाएगा। इसका मतलब है कि सी डी टी का इंटीग्रेशन भी 0 है। इंटीग्रेशन सी डी टी 0 से टी आपको 0 दे रहा है, और ये तो तभी हो सकता है जब सी खुद 0 हो, नहीं तो सी टी आ जाएगा, तो सी 0 होता है। दिस इंप्लाइज सी इज 0। इसका मतलब है हम आई को लिख सकते हैं, सी 0 है तो आई इक्वल्स टू ई नॉट बाय ओमेगा एल माइनस कॉस ओमेगा टी को हम लिख सकते हैं साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। साइन 90 माइनस थीटा होता तो कॉस थीटा होता, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता हमारे पास। तो ये हमारे को जो चीज मिलेगी उससे क्या मिल जाएगा, हमारे को माइनस कॉस में रिजल्ट मिल जाएगा। तो ये आई की वैल्यू हो गई हमारे पास। अब इसी चीज को हम चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, आई इक्वल्स टू ई नॉट बाय एक्सएल इंटू साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। अब ये एक्सएल क्या चीज है, जैसे आपने एक्सी देखा था कैपेसिटिव रिएक्टेंस, उसी तरह से एक्सएल जो है वो इंडक्टिव रिएक्टेंस है। एक्सएल का मतलब हो गया ओमेगा एल, या फिर आप इसे 2 पाई एफ एल भी कह सकते हैं, ओमेगा को 2 पाई एफ लिख दें तो, इज इंडक्टिव रिएक्टेंस। ये हो गया हमारे पास, ठीक है ना। तो हमें करंट का भी एक्सप्रेशन मिल गया, कैसे इसमें करंट फ्लो करेगा। और अब आपको दिख रहा है कि इसमें क्या है, अगर मैं इस इक्वेशन को देखूं करंट की, दिस इक्वेशन, और मैं ये वाली इक्वेशन देखूं अप्लाइड वोल्टेज की, तो आई कैन सी कि करंट जो है लैग बिहाइंड करता है। सपोज इसे मैं कह दूं इक्वेशन 1 और इसे मैं कह दूं इक्वेशन 2, तो आई कैन से फ्रॉम 1 and 2 we conclude that I lags behind E by pi by 2 या 90 डिग्री।
कैपेसिटर में आपने देखा था यही करंट लीड करता था, इंडक्शन कॉइल में क्या हो गया, करंट लैग करने लगा। तो चलिए आगे देखते हैं। ये वही चीज है बेटा, थोड़ा साफ साफ लिखा हुआ है, हर चीज का एक्सप्लेनेशन है। जो आपने करंट का पीछे डेरिवेशन देखा वो सेम डेरिवेशन यहाँ पे आपके लिए उसी फॉर्मेट में प्रेजेंट है, बस प्रिंटेड फॉर्मेट में है। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया। ये ध्यान रखना कि ये हमने एजम्पशन लिया हुआ है, इसीलिए हमने ई को जो है दिस इज वीएल, दैट इज पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर कॉइल लिखा हुआ है, उसे पॉजिटिव लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए तो अब आगे प्रोसीड करते हैं, थोड़ा सा और चीजों को देखते हैं इसमें। देखो अब हमें मालूम चुका है कि इंडक्शन कॉइल के अंदर जो करंट है उसकी इक्वेशन ये, और जो अप्लाइड ईएमएफ है उसकी इक्वेशन ये, करंट लैग बिहाइंड करता है। इस बात को अगर हम वेक्टर फेजर डायग्राम पे रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो हमारे को ऐसा डायग्राम बनाना है जिससे हम जब करंट से चलें ईएमएफ के लिए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएं एक तो, और दूसरा हमारे को एंगल मिले π/2 का इन दोनों के बीच में। तो देखो ये करंट बनाया आई नॉट, ये ई नॉट है आपके पास, ये एरो जो है वो आई नॉट को ग्रीन वाला, और ये रेड वाला जो है मैजेंटा कलर का, ये आपके ई नॉट को रिप्रेजेंट कर रहा है। और आप देख रहे हो कि ये एंगल 90 डिग्री का है। ठीक है, किसी इंस्टेंट टी पे ये बनाया गया, क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज में जा रहे हो आप करंट से इधर, तो हम ये कह सकते हैं कि ई लीड कर रहा है या फिर आई लैग कर रहा है। ठीक है, इस इंस्टेंट पे जब ई नॉट तो कांस्टेंट है, वो इतना रहेगा, ओ से लेकर के ए तक तो आपके पास ई नॉट है, पर इस इंस्टेंट टी पे करंट कितना है, तो वो करंट ये वाला प्रोजेक्शन जो है ना इसका, वो दे रहा है आपको वोल्टेज, सॉरी वोल्टेज ये वाली प्रोजेक्शन दे रही है आपको, जो रेड से मैंने मार्क कर दिया उसे लिखा हुआ है V या V नॉट साइन ओमेगा टी। इसी तरह से जो दूसरा वाला हमारा बना हुआ है एरो ग्रीन वाला, उसका जो प्रोजेक्शन है वाई एक्सिस पे ये आपको इंस्टेंटेनियस करंट दे रहा है, दैट इज आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस π/2। ठीक है, ये आपको बता ही दिया बेटा कि किसमें जो है आई लैग करता है V से, या तो कह लो V लीड करता है आई से, कितने एंगल से, 90 डिग्री से, या फिर कह दो कि आई लैग बिहाइंड करता है। दोनों बातें इक्विवेलेंट है। आइदर यू कैन से आई लैग्स बिहाइंड V बाय 90 डिग्री, और यू कैन से V लीड्स आई बाय 90 डिग्री। इसी चीज को यहां पे हमने वेव कर्व पे रिप्रेजेंट कर दिया है। जो डॉटेड वाला आपको दिख रहा है वो आई के लिए है, जो बोल्ड में ब्लैक वाला दिख रहा है वो आपके पास जो है वोल्टेज के लिए, ये V नॉट के लिए, ये आई नॉट के लिए। ठीक है, तो आप देख रहे हो जिस समय जो है V नॉट 0 था तो उस समय करंट नेगेटिव था आपके पास t इक्वल्स टू 0 पे। आप रख के भी देख सकते हो इस एक्सप्रेशन में, जब t को 0 रखोगे इस वाले एक्सप्रेशन में तो आपको क्या मिलेगा, इससे एट t इक्वल्स टू 0 e इक्वल्स टू 0। लेकिन इसमें रखोगे अगर यही चीज आप इस वाली चीज में कि t 0 करेंगे तो एट t इक्वल्स टू 0 i इक्वल्स टू माइनस आई नॉट मिल जाएगा। तो ये यहां से माइनस वाली पीक वैल्यू से माइनस आई नॉट से चल रहा है आपका ग्राफ। अब धीमे धीमे इसका मैग्नीट्यूड कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, यहाँ पे आके 0 हो गया, डायरेक्शन रिवर्स हो गई करंट की, चलते 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 यहाँ पे मैक्सिमम हो गया, फिर डिक्रीज कर रहा है। तो इस तरह से ये चल रहा है, जैसा साइन का फंक्शन होता है उस तरह से इसका ग्राफ बना दिया गया। ठीक है, तो ये इसका साइन वेव पे और वेक्टर फेजर डायग्राम पे रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब बात करते हैं एक बार फिर से हम एक्सेल की। जैसे हमने कैपेसिटिव रिएक्टेंस को अच्छे से समझा था और उसका फायदा भी समझ लिया था कितना मिलता है, उसी तरह से हम इसे इंडक्टिव रिएक्टेंस की बात करते हैं। अब इंडक्टिव रिएक्टेंस को हम कह रहे हैं कि इंडक्टिव रिएक्टेंस जो होती है एक्सएल इक्वल्स टू ओमेगा एल होती है, ओमेगा एल, सॉरी रब करके ठीक करता हूं, ओमेगा एल क्या चीज है, ये एक्सएल, या फिर हम कह सकते हैं और एक्सएल इक्वल्स टू 2πfc। अगर हम ग्राफ बनाए एक्सएल वर्सेस ओमेगा का ग्राफ, तो देखो बेटा इस ग्राफ में आप देख रहे हो
कि अगर इसे हम वाई एक्सिस पे लिखेंगे और ओमेगा को हम एक्स एक्सिस पे लिखेंगे, ये तो कांस्टेंट हो गया, इस चीज को हम एक्स पे लिखेंगे तो ये ऐसे आ जाएगा हमारे पास, तो ये y इक्वल्स टू एम एक्स जैसा फॉर्म दिखाई देगा, यानी कि स्ट्रेट लाइन। यहां से भी आप देख सकते हो, ये y एक्सिस पे ले जाओगे तो ये x का रोल प्ले करेगा और ये चीज जो है वो स्लोप का रोल प्ले करेगी। ठीक है, तो ग्राफ आपका जो बनेगा वो इस तरह से बनेगा, स्ट्रेट लाइन हो गई। दोनों ही केसेस में चाहे x वर्सेस f का ग्राफ बना लो आप, चाहे एक्सएल वर्सेस ओमेगा का ग्राफ बना लो, इस तरह की स्ट्रेट लाइन मिलेगी आपको। ठीक है, एक्सएल को बताई दी आपको इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते हैं, तो ये हो गया। अब एक्सएल को देखो यहां से, तो एक्सएल हमें कंक्लूड होता है, इस जगह पे लिख के देखते हैं, वी हैव कंक्लूडेड कि एक्सएल जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा, और आप ये भी कह सकते हो एक्सएल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। मतलब करंट की जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतना ज्यादा ये ऑपोजिशन ऑफर कर पाएगा। जबकि आपने कैपेसिटर में देखा था कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस का क्या होता था, फ्रीक्वेंसी बढ़ती थी तो वो डिक्रीज करती थी। एक्सी के लिए हमने क्या देखा था, एक्सी वॉज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा, या फिर हम कह सकते थे एक्सी वॉज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। और रेजिस्टेंस के लिए कहा था आर इज इंडिपेंडेंट ऑफ ओमेगा एंड एफ, इज इंडिपेंडेंट ऑफ ओमेगा एंड एफ, इनके ऊपर डिपेंड नहीं करता। ठीक है, कैसे ग्राफ बनाए थे, इस एक्सिस पे आर भी हो सकता है, इस एक्सिस पे एक्सएल भी हो सकता है, इस एक्सिस पे एक्सी भी हो सकता है। तो हम ग्राफ्स बना करके देखते हैं किसके क्या आते हैं। सबसे पहले ये ग्राफ बना दिया आर के लिए, यहां पे आपके पास ओमेगा और एफ दोनों में से कोई भी चीज हो सकती है। आर का ग्राफ इस तरह का मिलेगा क्योंकि वो डिपेंड नहीं करता इसके ऊपर। और अगर हम जो है इसको देखें तो ये ग्राफ एक इस तरह से मिल जाएगा हमारे को, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाला है, यानी कि एक्सी का ग्राफ हो गया, दिस इज एक्सी। और इसी तरह से अगर हम एक और ग्राफ बना लें इसमें स्ट्रेट लाइन का, वो तो बना ही हुआ उसको मैं छोड़ दे रहा हूं, इस तरह से स्ट्रेट लाइन बना दें तो वो हमारे पास जो है हो जाएगा एक्सेल के लिए ग्राफ। चलो बना ही देते हैं एक बार, वैसे अगले पेज पे होना भी चाहिए वो ग्राफ, फिर भी चलो लेट्स ड्रॉ इट। ये एक ग्राफ हो गया। ठीक है, इस तरह से हम तीनों को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये किस चीज के लिए हो गया, ये एक्सेल के लिए हो गया। ये इस तरह के आपके पास ग्राफ बने हुए हैं। जो रिएक्टेंस का रेसिप्रोकल होता है उसे ससेप्टेंस कहा जाता है, और जो इंपीडेंस का रेसिप्रोकल होता है उसे हम एडमिटेंस कहते हैं। इंपीडेंस क्या होती है, जो नेट ऑब्स्ट्रक्शन कोई सर्किट ऑफर करता है करंट के फ्लो में। मान लो अभी तक तो हम सब अकेले अकेले देख करके चल रहे थे कि अकेला आर था सर्किट में, एसी सोर्स के साथ कनेक्टेड था, फिर अकेले सी को देखा एसी सोर्स के साथ कनेक्टेड था, फिर अकेले एल को भी देख लिया। अब हम इनकी कॉम्बिनेशंस देखेंगे। जब कॉम्बिनेशन आएंगी, मान लो आर और सी एक साथ प्रेजेंट है, तो आर भी ऑपोजिशन करेगा रेजिस्टेंस और सी भी ऑपोजिशन ऑफर करेगा कैपेसिटिव रिएक्टेंस, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो इंपीडेंस। ऐसे ही मान लो आर और एल है, तो आर भी ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर करेगा, अपोज करेगा, एल भी अपोज करेगा, दोनों मिला करके टोटल जो ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर करेंगे वो इंपीडेंस हो जाएगा। ऐसे तीनों हो गए तो तीनों मिल करके जो टोटल नेट ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर करेंगे वो हमारे पास इंपीडेंस हो जाएगा, उसे हम Z से डिनोट करेंगे। आगे हम अभी उसको देखेंगे। तो चलिए आगे प्रोसीड करते हैं। अब हमने थोड़ा सा इंडक्टर सर्किट के बारे में पढ़ लिया है, तो जरा सा अपने को ब्रश अप कर लें इंडक्टर पे, फिर हम आगे प्रोसीड करेंगे। कह रहा कि द इंडक्टेंस ऑफ अ रेजिस्टेंस लेस कॉइल, यानी कि प्योर इंडक्शन कॉइल हो गई, जो वायर ली है उसकी रेजिस्टेंस नहीं है, इज 0.5 हेनरी। इन द कॉइल द वैल्यू ऑफ AC इज 0.2 एम्पियर। कॉइल में जो करंट फ्लो कर रहा है उसकी वैल्यू दे दी है 0.2 एम्पियर, जिसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो 50 हर्ट्ज है। आपसे रिएक्टेंस ऑफ द सर्किट पूछा है, यानी कि आपसे एक्सएल की वैल्यू पूछी है,
तो बच्चों देखो जल्दी से आप क्या कंक्लूड कर पाते हो इस एक्सेल की वैल्यू के लिए। जस्ट ट्राई टू कंक्लूड इट क्विक एंड फास्ट। जल्दी से कंक्लूड करना है आपको। एक्सेल की वैल्यू कंक्लूड कीजिए क्विक एंड फास्ट। चलिए अभी अभी पढ़ क्या है। एक्सेल होता है ओमेगा एल। अब ओमेगा तो दिया नहीं है पर फ्रीक्वेंसी तो दी है, तो इसको फ्रीक्वेंसी वाले फॉर्मूले में लिख लो, 2πfl। 2 को 2 रहने दिया, पाई को अभी पाई रहने दे देते हैं, बाद में वैल्यू प्लेस कर देंगे पाई की 22/7 या 3.14 जैसा सूटेबल लगेगा। फ्रीक्वेंसी हमें दी गई थी 50 हर्ट्ज और एल बी दिया है 0.5 हेनरी। 50 को 0.5 से मल्टीप्लाई किया 25 हो गया, 25 को 2 से मल्टीप्लाई किया 50 हो गया। पाई की वैल्यू 3.14। 5 से इसको मल्टीप्लाई किया 20, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, सॉरी मैंने मल्टीप्लीकेशन गलत कर दी, फिर से करता हूं। 5 4 जा 20, 5 1 जा 5 और 2 7, 5 3 जा 15, जीरो भी था तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई 157.0। दैट इज बी इज द करेक्ट आंसर। बी हमें इसका आंसर कंक्लूड हो गया। चलिए अब हम बात करते हैं एलआर सर्किट की कि एलआर सर्किट क्या है और किस तरह से ये बिहेव करता है। अब इसमें दो कंपोनेंट्स आ गए। अब हमें समझ में आएगा एक्चुअली यहां पे जाकर के कि हम वेक्टर फेजर डायग्राम क्यों पढ़ रहे थे, फेजर्स की स्टडी हमने क्यों की थी, उसे वेक्टर की तरह कैसे ट्रीट किया जाता है, ये हमें यहां समझ में आएगा। दो दुश्मन आ चुके हैं, दोनों से एक साथ लड़ना है, वही हमारा हथियार है जो इसे हमारे को यहां से निकालेगा। अब देखो इसमें किसी इंस्टेंट में करंट आई फ्लो कर रहा है, कुछ पोटेंशियल ड्रॉप इसके अक्रॉस होगा वी आर, कुछ पोटेंशियल ड्रॉप इसके अक्रॉस होगा वीएल। क्योंकि दो ही एलिमेंट है तो यही नेट ड्रॉप होगा और कोई पोटेंशियल में कहीं ड्रॉप नहीं होगा। तो ये दोनों का सम जो है ड्रॉप का वो होगा इतना। लेकिन अब ये दोनों एल्जेब्रिकली ऐड नहीं होंगे। ऐसा ना कर दें हम गलती कि हम ऐसे लिख दें वी एल प्लस वी आर इक्वल्स टू ई। ये अगर आप लिखोगे तो दिस इज इनकरेक्ट, दिस इज नॉट करेक्ट, रॉन्ग। ये गलती नहीं करनी है, ठीक है ना। अब हमें सोचना होगा क्या हुआ। देखो सीरीज में है तो ये तो श्योर है कि दोनों में करंट सेम फ्लो करेगा, करंट के लिए कोई डाउट नहीं है। लेकिन वोल्टेजेस की फेज होती थी करंट से डिफरेंट कुछ। अगर आप याद करो तो वी आर एंड आई आर इन फेज, ये फेज में होते हैं, सेम फेज में, यानी कि इनका फेज एंगल इक्वल होता है। जब फेजर डायग्राम बनाएंगे हम इसके लिए तो जैसे हमने प्योर रेजिस्टर के लिए बनाया था, हम एक ही लाइन के ऊपर वी आर और उसी लाइन के ऊपर आई को मार्क करेंगे। लेकिन वीएल और आर जो है उसमें क्या होता है, वीएल जो है वो आई से लीड करता है या आई लैग करता है। वीएल लीड्स आई बाय पाई बाय 2। ये हम लोग अभी अभी पढ़ के आए हैं। तो हम इसके लिए वेक्टर फेजर डायग्राम बनाएंगे। वेक्टर फेजर डायग्राम बनाने के लिए कुछ चीजों का ध्यान रखेंगे। एक, वोल्टेजेस को हम वेक्टर की तरह ट्रीट करेंगे, उनकी मैक्सिमम वैल्यू को एरो से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है ना। यानी कि हम एक वैल्यू बनाएंगे एरो, उसको हम जो है वेक्टर की तरह ट्रीट करेंगे, उससे वी आर या वी एल को डिनोट करने की बात करेंगे। दूसरी चीज, जो फेज एंगल है आई के साथ
आई को रेफरेंस लाइन की तरह यूज करेंगे और उसके साथ जिसका जिसका जिस वोल्टेज का जो एंगल होगा उतने एंगल पे बनाएंगे। अगर वो आई को लीड कर रही होगी तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल लेके बनाएंगे उसके साथ, और अगर लैग कर रही होगी वो चीज, वो वोल्टेज, तो हम क्लॉकवाइज में जाकर के बनाएंगे। ठीक है, जैसे वोल्टेज VL जो है वो लीड कर रही है, यानी कि आई की जो भी हम लाइन बनाएंगे उससे हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री पे जाकर के VL मार्क करेंगे। तो सबसे पहले तो हम बेस लाइन बना लेते हैं। इस लाइन पे हमने मार्क कर दिया कि इसी लाइन के ऊपर करंट है। मैं करंट के लिए एक अलग कलर में मार्किंग कर देता हूं कि दिस इज द लाइन ऑफ द करंट। ये आई की लाइन है। अब इस लाइन के साथ फेज में है VR, तो ये मैंने मार्क कर दिया कि ये VR है, क्योंकि VR और I के बीच में एंगल 0 था। अब VL जो है वो I से लीड कर रहा है, तो I से लीड कर रहा है तो I से मैं चलूंगा एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री में, तो ये 90 डिग्री में मैं एंटी क्लॉकवाइज जाऊंगा और एक एरो बना दूंगा। ये मैंने 90 डिग्री में जाकर के एक एरो बना दिया, ये VL हो गया। दिस एंगल इज 90 डिग्री। अब आप VR और VL को वेक्टर की तरह ट्रीट करो और इनका रिजल्टेंट ऑब्टेन करो। इनका जो रिजल्टेंट आएगा वही नेट वोल्टेज होगी, या नेट वोल्टेज ड्रॉप होगी आप कह लीजिए। ये बना दिया। तो अब नेट वोल्टेज के लिए रिजल्टेंट को ड्रॉ करते हैं। ये रिजल्टेंट वोल्टेज बनी इस तरह से, दिस इज द रिजल्टेंट वोल्टेज। अब ये वोल्टेज जो है वो करंट से लीड कर रही है या लैग कर रही है, फाई एंगल मान लिया आई, और नेट वोल्टेज जो है हमारे पास अप्लाइड वोल्टेज E, इन दोनों के बीच में मैंने फेज एंगल बना लिया। तो क्या आप अब तक की नॉलेज के बेसिस पे ये कंक्लूड कर पा रहे हो कि E और I में कौन लीड कर रहा है कौन लैग कर रहा है? तो बहुत आसानी से कर पा रहे हो कि E जो है वो करंट से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाके कर रहा है, तो E लीड कर रहा है। इस फिगर से हमें क्या कंक्लूजन मिल रहा है? हमें मालूम चल रहा है E लीड्स I by an angle phi, इतने एंगल से लीड कर रहा है। इस फाई की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो हम ऐसे लिख सकते हैं, वेयर tan phi इक्वल्स टू अब tan phi निकालेंगे, ये ट्राइंगल यूज कर लेते हैं, O A B ट्राइंगल। तो tan phi की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास BA लेंथ, BA लेंथ VL से डिनोटेड है तो VL लिख दिया, और OB लेंथ VR से डिनोटेड है VR लिख दिया। VL का मतलब IXL हो गया और VR का मतलब IR हो गया। करंट तो दोनों में सेम ही फ्लो करेंगे, सीरीज में है। यार नहीं होगा, इसको रब कर दें। तो यहां से मिला हमें XL/R। ठीक है, इसका मतलब है अगर अब हमारे को अप्लाइड वोल्टेज की इक्वेशन पता है, ये मान लीजिए दिस इज द अप्लाइड वोल्टेज, इफ E इक्वल्स टू E0 sin ओमेगा t, देन I क्या हो जाएगा? पहले तो I0 लिख लें, फिर समझेंगे I0 क्या, I0 की वैल्यू अभी कंक्लूड कर लेंगे जल्दी से। देखो अब करंट इसमें लैग कर रहा है कि लीड कर रहा है? फाइनल वोल्टेज हमारे पास E ये आई है, या अपने फिगर में देख लो ये आई है। तो करंट इससे अगर देखना चाहते हैं तो करंट तक जाने के लिए हमें क्लॉकवाइज जाना पड़ता है, ठीक है ना। और अगर हम वोल्टेज से करंट जाते हैं तो हम एंटी क्लॉकवाइज जानते हैं। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब है अगर हम एंटी क्लॉकवाइज गए तो लीडिंग है, यानी कि जहां पहुंचे हैं वो चीज लीड कर रही है। तो ई लीड कर रहा है आई से, या आप कह सकते हो आई लैग कर रहा है।
अब आई लैग कर रहा है तो पीछे है, यानी कि इससे छोटा फेज एंगल लेना होगा, तो उसके इक्वेशन हम लिखेंगे ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस कितना एंगल पीछे है, ये एंगल फाई पीछे है, तो माइनस फाई, जहां पे tan फाई की वैल्यू हम निकाल ही चुके हैं, tan फाई मिल चुका है तो जरूरत पड़ने पे sin फाई cos फाई सारी चीजें हमें मिल जाएंगी। ठीक है, अब इंपीडेंस की भी बात कर लेते हैं। देखो, अगर हम माने कि नेट ऑब्स्ट्रक्शन जो ऑफर हो रही है वो z है, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि आई जेड जो है वो हमारे पास, बल्कि ऐसे कह लो आई नॉट जेड जो है वो ई नॉट है। ठीक है, अब ई की वैल्यू हमने अभी थोड़ी देर पहले कंक्लूड किया, फिर से एक बार कंक्लूड करते हैं, इस ट्राइंगल से कंक्लूड कर लेते हैं ई नॉट की वैल्यू। तो आई नॉट जेड इक्वल्स टू ई नॉट की वैल्यू लिखते हैं, तो ये हो जाएगी हमारे पास वी आर का मैक्सिमम का स्क्वायर प्लस वी एल के मैक्सिमम का स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम लगा दी, या दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट निकालने के लिए जैसे वर्कआउट करते हैं वैसे कर दिया। यहां से हमें मिलता है आई नॉट जेड इक्वल्स टू अंडर रूट वी आर के मैक्सिमम को लिख सकते हैं आई नॉट आर, उसका स्क्वायर था उसका स्क्वायर कर देते हैं। वीएल को लिख सकते हैं मैक्सिमम वैल्यू को आई नॉट एक्सएल, उसका स्क्वायर था उसका स्क्वायर कर देते हैं। तो आई नॉट जेड इक्वल्स टू, दोनों टर्म में आई नॉट का स्क्वायर है, कॉमन लेते हैं, रूट के बाहर निकाल लेते हैं, आई नॉट आ जाएगा और रूट में आ जाएगा हमारे पास आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। ठीक है, इसका मतलब है z की वैल्यू हो जाएगी आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर का रूट। यही z जो है वो इंपीडेंस है। इसके एसआई यूनिट और इसकी रेजिस्टेंस, इसका एसआई यूनिट और इसकी डायमेंशंस वही होंगी जो रेजिस्टेंस की होती हैं। z इज मेजर्ड इन ओम, z इज मेजर्ड इन ओम। इस तरह से हम इसे लिख सकते हैं। यही चीजें यहां पे भी लिखी हुई हैं बेटा, आप इनको यहां से भी प्रिंटेड फॉर्मेट में भी कंक्लूड कर सकते हो। तो ये मैंने आपको एक बार लिख करके भी समझा दी सारी चीजें। तो ये एलआर सर्किट का हमारे पास एक निचोड़ सा आ गया है। अब देखो, सीरीज सर्किट के लिए हम आगे और भी सीरीज सर्किट के साथ डील करेंगे, हमें क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ के लिए। जब भी आप सीरीज में होंगे तो सबसे पहली चीज वोल्टेजेस को वेक्टर की तरह ऐड करना है। करंट को एक्स एक्सिस पे प्लॉट किया आपने तो वी आर एक्स एक्सिस के अलोंग जाएगा, वीएल जो है वो पॉजिटिव वाई एक्सिस के अलोंग जाएगा क्योंकि करंट को 90 डिग्री से लीड करता था वीएल। इसी तरह वीसी जो है वो नेगेटिव वाई एक्सिस के अलोंग जाएगा क्योंकि वीसी लैग करता था करंट से पाई बाय 2। और इनको वेक्टर ट्रीट करने के बाद जो भी हमारे को इनका रिजल्टेंट मिलेगा, ऐसे बन गया हमारे पास, एक ये बन गया वी आर, एक इधर बन गया हमारे पास VL, एक इधर आ गया VC। अब इन तीनों को वेक्टर ट्रीट करते हुए जो भी रिजल्टेंट आएगा उस रिजल्टेंट से हम V कंक्लूड कर लेंगे। ठीक है ना, इन्हें वेक्टर्स की तरह करना है तो इसके बाद आपको मिल जाएगा। अब मान लो VL बड़ा है VC से, यहां पे लिखता हूं इफ VL इज ग्रेटर देन VC, तो ये जो VL है पॉजिटिव वाई में और ये जो VC है नेगेटिव वाई में, इनका रिजल्टेंट जो आएगा वो पॉजिटिव वाई में आएगा। वो कुछ ऐसा मिल जाएगा, वो होगा VL माइनस VC और VR अपनी जगह था एज इट इज। अब अगर आप बनाओगे, तीन भी प्रेजेंट हुए तो आपको ये रिजल्टेंट मिल जाएगा ऐसे। ये एंगल फाई हो गया। ऐसे ही अगर जो है VL लेस देन VC हो जाए तो VL और VC का रिजल्टेंट
नेगेटिव वाई में चला जाएगा इस तरह से, ये हो जाएगा VL माइनस VC, और VR तो अपनी तरह से जैसे था पहले वैसे ही रहेगा। तो अब रिजल्टेंट कैसे आएगा, ये आ जाएगा। इस केस में आप देख रहे हो यही लाइन जो है वो करंट की होती है, यही लाइन जो है वो करंट की होती है। यहां से करंट से अगर वोल्टेज की तरफ जाना है तो एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, जो इंडिकेट कर रहा है कि वोल्टेज लीड कर रही है करंट से बाय एंगल फाई। और इसमें अगर ये एंगल फाई है तो आप जब करंट से वोल्टेज के लिए चलते हो तो आप जाते हो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, कि क्लॉकवाइज सेंस में क्लॉकवाइज में जा रहे हो। तो इसका मतलब है कि यहां से कंक्लूड होता है कि V लैग कर रहा है। इस केस में क्या है, V लीड्स I, और इस फिगर में क्या है, V लैग्स बिहाइंड I। तो जब भी हमारे पास सीरीज में सर्किट आएंगे हम इसी तरह से ट्रीट करेंगे, चाहे एक आ जाए, चाहे दो आ जाए, चाहे तीनों आ जाए, तो हमें इसी तरह से ट्रीट करना है। उसको वर्कआउट करने के ये स्टेप्स लिख दिए गए। हाँ, सीरीज में लगे हुए हैं तो ये ध्यान रखना है जो भी आपने एलिमेंट्स लगाए हैं सब में सेम करंट रहेगा, उसमें बदलाव मत कर दीजिएगा, ठीक है ना। इंडक्टर और कैपेसिटर को इंडक्टर कॉइल जो है उसको एक रेजिस्टर की तरह ट्रीट करना है, ट्रीट एज रेजिस्टर, जहां पे इनसे जो रेजिस्टेंसेस ऑफर होंगी इंडक्शन कॉइल से वो ये हो गई, कैपेसिटर से जो ऑफर होगी वो ये हो गई। इस तरह से हम लेकर के इसे वर्कआउट करेंगे। फेजर डायग्राम बनाने का तरीका क्या है, जैसे यहां पे आरसी सर्किट है आपके सामने, आप देख रहे हो, यू आर सीइंग आरसी सर्किट। आई को हमने रेफरेंस की तरह लेना है, जैसे पीछे समझाया था। वोल्टेज ड्रॉप उसके अक्रॉस जो है रेजिस्टर के अक्रॉस VR मार्क करेंगे, V इक्वल्स टू IR होता है, वो I के साथ सेम फेज में होता है। कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप को VC से डिनोट किया, V जो है वो IXC होता है इस तरह से। और इसमें क्या है VC जो है वो लैग बिहाइंड करता है, तो उसके अकॉर्डिंगली ड्रॉ करेंगे, यानी कि नेगेटिव वाई एक्सिस पे ले जाएंगे हम इसे, और वेक्टर सम हम फिर कंक्लूड करेंगे V। तो चलिए इसी स्टेप पे चलते हुए करते हैं। सबसे पहले हमने I वाली लाइन बनाई, VR को उसी लाइन में बना दिया। उसके बाद VC क्योंकि लैग कर रहा था I से, तो हम एंटी क्लॉकवाइज चले गए, क्लॉकवाइज चले गए इस तरह से, और हमने ये बना दिया 90 डिग्री पे जाकर के VC। अब इनका रिजल्टेंट जो है V, वो ये वाला V हो गया हमारे पास, ठीक है ना। ये V मिल गया हमारे को। VR का मतलब IR, VC का मतलब IXC, XC का मतलब 1/2 पाई FC, या आप कह सकते हैं 1/ωCB। तो अब रिजल्टेंट निकालते हैं V। ये वाली चीज निकालनी है, ये ट्राइंगल यूज कर लेते हैं OMN ट्राइंगल में। OMN में जो V है यानी कि अप्लाइड वोल्टेज, ये वाली आपके पास ब्लू एरो से जो मार्क्ड है दिस वन, ये हाइपोटेन्यूज की तरह है, तो ये हो जाएगा इस वाली OM की लेंथ का स्क्वायर जिसे VR से डिनोट किया गया है, प्लस MN का स्क्वायर, MN को VC से डिनोट किया गया है। ये VR का मतलब IR होता था, VC का मतलब IXC होता था, सब्स्टिट्यूट कर दिया, I कॉमन ले आए, यहां से I को सब्जेक्ट बना दिया। इतनी चीज को हम Z कहेंगे, इंपीडेंस या नेट ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड बाय दीज टू एलिमेंट्स, दैट इज RMC, कंबाइन होकर के दोनों मिल करके जितनी टोटल रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं वो। ये सारी चीजें फिर से आपको बता दी, VR क्या है, VC क्या है, V क्या है, टर्मिनोलॉजी में कंफ्यूजन ना हो उसके लिए लिख दिया। तो इस तरह से हमने RC सर्किट को डील कर लिया। इसका वेक्टर फेजर डायग्राम फिर से बनाया हुआ आपके पास, थोड़ा आपकी से बोल्ड में बना दिया है, तो आप देख सकते हैं पहले जैसा ही फिगर है, इसी तरह से हम इसे टैकल कर सकते हैं आसानी से, ठीक है ना। तो VR हमारे पास I की डायरेक्शन में है, VC जो है उससे लैग कर रहा था 90 डिग्री, तो क्लॉकवाइज में जाकर के I के बेस लाइन से, I को बेस लाइन की तरह लेना है, ये रेफरेंस लाइन है हमारी, रेफरेंस है ये, रेफरेंस से हम चले जाएंगे लैग करने वाले के लिए क्लॉकवाइज सेंस में। कितना लैग करता था VC, 90 डिग्री से, तो ये बना दिया। अब इसको VR को और VC को वेक्टर है नहीं पर वेक्टर की तरह ट्रीट करते हैं, और ये रिजल्टेंट निकाल दिया हमने जो कि ये डायगोनल से रिप्रेजेंटेड है, दिस इज V, ठीक है। एक चीज पीछे और बता दूं जो मैंने नहीं बताई थी, वो भी बता दें। अगर मान लो
VL इक्वल्स टू VC हो जाए, तीनों कंपोनेंट्स मान के चल रहे हैं, तब क्या होगा, इन दो का रिजल्टेंट VL और VC एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, एक ही चीज मिल जाएगी VR, और VR ही आपके पास V हो जाएगा, यानी कि IR ही रिजल्ट हो जाएगा। ठीक है, ये हमने समझ लिया, ये फिर से उसी चीज को निकाल दिया है ताकि आप अच्छे से देख करके साफ सुथरा लिख सकें। ये सारी चीजें हमने लिख दी हैं। फाई निकालना होगा तो यहां से tan फाई फिगर से निकाल लीजिए, वेक्टर फेजर डायग्राम से। tan फाई इक्वल्स टू VC अपॉन VR। VC का मतलब हो गया IXC और इसका मतलब हो गया IR। तो इसका मतलब है tan फाई इक्वल्स टू XC अपॉन R। यही आपको फेज एंगल निकालना बता दिया। जो मैंने पीछे हाथ से लिखा है वही चीज यहां पे हमने इस वे में लिख दी। पावर की बात करते हैं। आरसी सर्किट में पावर, जब हम ऑल्टरनेटिंग करंट वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, मान लो V, तो V हो गया Vm sin ओमेगा टी। चाहो तो V नॉट भी लिख सकते हो, अगर V नॉट में कंफर्टेबल हो तो V नॉट लिख लेना आप। M फॉर मैक्सिमम मैं नॉट कर देता हूं क्योंकि अब तक हम नॉट में कर रहे थे, तो मैं एक बार नॉट करके इसे डिनोट कर देता हूं। गलत नहीं है, आप Vm भी लिख सकते हैं। चलिए, ये लिख दिया। अब इंस्टेंटेनियस पावर जो है वो हमें मालूम है वोल्टेज और करंट की प्रोडक्ट होती है, तो VI हो गई। अब P इक्वल्स टू VI है, V का मतलब कितना है, V नॉट साइन ओमेगा टी। V नॉट साइन ओमेगा टी, ये V की जगह लिख दिया। I का मतलब क्या है, I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, करंट इसमें लीड करता था, तो ये इस तरह से लिख दिया। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। V नॉट I नॉट साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है, इसी को सिंप्लीफाई करके इस तरह से लिख दिया। ठीक है, अब ये मतलब 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, ये इस तरह से हो गया। यहां पे आप मान लो ये 2 से मैंने डिवाइड कर दिया, ये 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब 2 साइन ए साइन बी को लिख दिया साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए प्लस बी और साइन ए कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी का डिफरेंस के रूप में। तो ये आ गया हमारे पास। इसको सिंप्लीफाई किया, ये आ गया हमारे पास। ठीक है ना, अब ये इंस्टेंटेनियस है, ध्यान रखिएगा। टी की जो वैल्यू रखेंगे उस समय मिल जाएगी। अगर आप एवरेज निकालना चाहते हो तो पी एवरेज क्या होगी, वो होगी इंटीग्रेशन पी डी टी। जितने टाइम के लिए निकालना चाहते हो, सपोज एक टाइम पीरियड के लिए, तो 0 से t डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन डी टी 0 से t, या आप इसे ये कह सकते हैं इंटीग्रेशन पी डी टी 0 से t, और ये तो t हो जाएगा। या फिर आप इसे ये लिख सकते हैं पी एवरेज इक्वल्स टू 1/t इंटीग्रेशन पी डी टी फ्रॉम 0 टू t। p की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, इंटीग्रेट करेंगे, देखते हैं कैसे। एवरेज ऑफ दिस एंड एवरेज ऑफ दिस, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ दिस एंड इंटीग्रेशन ऑफ दिस। अब मैं यहां पे लिख भी देता हूं। p का मतलब हो गया हमारे पास 1/t टाइम्स, पीछे से देख लीजिए एक बार क्या लिखा था, ये लिखा था 1/t टाइम्स, और p की वैल्यू ये लिखी हुई थी हमारे पास, दिस वाज इंस्टेंटेनियस करंट। ये अगले पेज पे भी है इंस्टेंटेनियस करंट की वैल्यू। तो देखते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास। एक चीज और यहां पे कर दूं, ये जो आपके पास आपने 2 से डिवाइड किया था यहां पे, ये वाला टर्म p का, इसको आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, p इक्वल्स टू v नॉट बाय रूट टू इंटू आई नॉट बाय रूट टू और ये टर्म आपका ब्रैकेट में लिख देता हूं। ये आ गया था cos 5, यहां से लिख रहा हूं सिंप्लीफाई होकर के, ये आ गया था cos 5 माइनस cos 2 ओमेगा टी प्लस 5। ये चीज जो है वो VRMS है और ये चीज जो है वो IRMS है। ठीक है ना, तो इसको हमने अगले पेज पे यही लिख दिया है, VRMS और IRMS लिख दिया है, ज्यादा कोई चेंज नहीं किया है। तो 1/t लिखा, IRMS VRMS,
VRMS into IRMS इंटीग्रेशन cos phi dt माइनस, इसको ऐसे कर लो, VRMS IRMS कॉमन हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 से t है, लिमिट भी लिख दूं 0 to t, और ये था हमारे पास cos 2 ओमेगा t प्लस 5 dt। अब आपको ये तो मालूम ही है cos की लीनियर चीज जो इंटीग्रेशन करेंगे 0 से t तक तो इसकी वैल्यू 0 मिल जाएगी आपको, ठीक है ना। ये तो सॉरी कांस्टेंट है, ये वाले की वैल्यू, इस वाले की t के फंक्शन की, ये तो कांस्टेंट है, cos phi बाहर ही लिख लोगे, तो p इक्वल्स टू 1/t VRMS IRMS, और ये हो जाएगा cos phi इंटू टी, ये टी कैंसिल आउट हो गया हमारे पास, तो ये रिजल्ट आ गया, P की वैल्यू आ गई हमारे पास VRMS IRMS cos phi। ये टर्म जो है cos phi, इसे हम कहते हैं पावर फैक्टर, पावर फैक्टर वेक्टर फेजर डायग्राम से ही निकाल लेंगे, जैसे tan phi निकाला था वैसे cos phi निकाल लेंगे हम इसी डायग्राम से, ठीक है ना। तो ये पावर का रिजल्ट हो गया हमारे पास इस केस में। ये तीनों चीजों के लिए आपको बना दिया गया है कि क्या चीज कैसे है आपके पास, ये आपको इसमें दिखा दिया गया है, वेव डायग्राम है, इसमें आप देख रहे हो सब मार्क कर दिया क्लियरली आपके लिए, रेड वाला करंट को शो कर रहा है, ब्लू वाला जो है वो वोल्टेज को शो कर रहा है, और ये थोड़ा सा जो पर्पल सा बैगनी सा कलर का है ये पावर को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से ये इनके वेक्टर फेजर डायग्राम बनाए हुए हैं कि इस तरह से रहेंगे कुछ। चलिए अब हम अपने को थोड़ा सा एनालाइज कर लेते हैं। हमसे कह रहा है कि एक प्योर कैपेसिटिव सर्किट है, इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ AC इज डबल्ड, अगर हम फ्रीक्वेंसी डबल कर दें देन द वैल्यू ऑफ द कैपेसिटिव रिएक्टेंस विल बिकम, कैपेसिटिव रिएक्टेंस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कैपेसिटिव रिएक्टेंस यानी कि XC। जल्दी से क्विकली आंसर दे दीजिए, आसान सा ही है, क्विक एंड फास्ट। जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करें बच्चों। इसकी वैल्यू हमने लिखी थी 1/ωc, या फिर लिखी थी 1/2πfc। कंक्लूजन निकाला था कि XC जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। आप फ्रीक्वेंसी को डबल कर दे रहे हैं, इसका मतलब है आधी रह जाएगी कैपेसिटिव रिएक्टेंस, तो बी इज द करेक्ट आंसर, बी करेक्ट आंसर हो गया। फ्रीक्वेंसी डबल हुई तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस आधी हो जाएगी। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से करें, क्विक एंड फास्ट। In an AC circuit, a capacitor of 1 microfarad value is connected to a source of frequency 1000 radian per second. Careful, careful, careful. क्यों careful? लिखा फ्रीक्वेंसी है पर दी फ्रीक्वेंसी नहीं है, ओमेगा दिया है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। यहां पे केयरफुल रहने की जरूरत है, यूनिट्स का ध्यान रखना है, कभी कभी कंपटीशन में ऐसा हो जाता है, बच्चे जल्दी से 1000 लिख देते हैं, यूनिट ना बताने की कोशिश करते हैं ना देखने की कोशिश करते हैं, गलती हो जाती है। तो बी वेरी केयरफुल। ये आपको ओमेगा गिवन है, दिस इज ओमेगा, दिस इज वैल्यू ऑफ ओमेगा, ओमेगा गिवन है। कैपेसिटिव रिएक्टेंस की वैल्यू पूछी है बच्चों आपसे, जल्दी से कैपेसिटिव रिएक्टेंस की वैल्यू निकालें आप, क्विक एंड फास्ट। टाइम इज टिकिंग बाय, 30 सेकेंड के बाद मैं इसे सॉल्व कर दूंगा, उससे पहले आपको सॉल्व कर लेना है। आपको मेरे से लैग नहीं करना है, आप लीड कर सकते हो क्वेश्चन सॉल्व करने में, क्योंकि मैं इंतजार करता हूं आपका सॉल्व करने के लिए।
अभी देखा था ना लीड और लैग, तो वही समझ लीजिए हमारे आपके बीच में भी चलेगा। जब पढ़ाऊंगा तो सेम फ्रीक्वेंसी आर की तरह बिहेवियर, और बाकी टाइम आपको लीड करते हुए चलना है मेरे से सॉल्व करते समय। तो जल्दी से करें बच्चों। चलिए देखते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC इक्वल्स टू 1/ωc। ओमेगा गिवन SI में 1000, C गिवन 10⁻⁻6 इतना ओम, XC इक्वल्स टू 10⁻³ ओम, या कह लीजिए 1000 ओम। तो C इज द करेक्ट आंसर बच्चों, C करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है बच्चों, जल्दी से अटेम्प्ट कर लें इसे भी। आरएमएस वैल्यू पे क्वेश्चन पूछा है, तो जल्दी से आरएमएस वैल्यू के इस क्वेश्चन का आंसर दें आप, क्विक एंड फास्ट। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स। देखो बच्चों, इसको करने के दो तरीके बोलता हूं आपको। कुछ नहीं दिया होता है तो 0 से t के लिए वर्क करते हैं। सबसे पहले तो इस लाइन की इक्वेशन लिख लो। इसके लिए देखो, y एक्सिस पे आपके पास v है, इधर जो क्वांटिटी है वो v है, तो v की इक्वेशन लिखते हैं। y इक्वल्स टू mx प्लस c के फॉर्म में। v इक्वल्स टू m निकालना है, तो स्लोप इसके tan थीटा से निकल आएगा। अगर ये थीटा है तो tan थीटा से मिल जाएगा tan थीटा t/t/2, यानी कि हमें 2 मिल रहा है। ठीक है ना, स्लोप 2 मिल रहा है। x की जगह हमें t यूज करना है, प्लस c लिखते थे, c की जगह आपको -v0 मिल रहा है, तो -v0 लिख लिया हमने इसे। ये हमारे को वोल्टेज की वैल्यू मिली। v स्क्वायर निकाल देते हैं इससे। v स्क्वायर इक्वल्स टू 2t -v0 का स्क्वायर। उसका मतलब v स्क्वायर इक्वल्स टू 4t स्क्वायर -4v0t प्लस v0 स्क्वायर। अब Vrms की डेफिनेशन यूज करते हैं। Vrms इक्वल्स टू इंटीग्रेशन v स्क्वायर dt डिवाइडेड बाय जो भी आप टाइम इंटरवल ले रहे हैं डेल टी। अब अगर आप यहां डिफाइन कर रहे हैं 0 से लेके कैपिटल टी, जो कि हमें करना है, तो डेल टी हमारे पास कैपिटल टी के बराबर हो गया। अब यहां से Vrms निकालते हैं। ये तो 1/t लिख लिया मैंने इसे, और यहां पे वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी। 4t स्क्वायर -4v0t प्लस v0 dt। तो Vrms इक्वल्स टू, अभी इसका आपको गजब मेथड दूंगा, मैजिकल मेथड, डायरेक्ट आंसर मिलेगा उससे हमें। बस मैं ये समझा लूं मेथड, आपको इससे रिजल्ट निकलवा दूं, तो फिर आपको इसके लिए एक एक्सेलेंट मेथड देता हूं मैं। 4t³/3 -4v0t²/2 plus v0t, with t changing from 0 to capital T।
वी आर एम एस इक्वल्स टू 1/t एज इट इज, ये हो गया 4t³ बाय 3 माइनस 4v0 कैपिटल T² बाय 2 प्लस v0 कैपिटल T। इसमें भी v0 होना चाहिए था हमारे पास, क्यों नहीं आया? y इक्वल्स टू mx प्लस c, ठीक है। तो वी आर एम एस इक्वल्स टू, अच्छा रूट भी तो नहीं निकाला हमने, अभी तो रूट भी निकालना बाकी है। ये थी डेफिनेशन, तो इस सारे टर्म में आपके पास रूट भी चल रहा है। नाउ वी आर एम एस इक्वल्स टू, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं बच्चों, और उससे जो रिजल्ट आएगा वो। अब मैं आपको कह रहा था मैजिकल मेथड, ठीक है ना, मैं भी बोर हो गया इतना लंबा करते करते, आपको मैजिकल मेथड बताता हूं। आप इस इक्वेशन को तो ये समझ रहे हो कि जब आप v² करोगे तो ये चीज ऐसा कुछ आएगा। अगर सोचो मैं एक ग्राफ प्लॉट करूं, v² वर्सेस t का, तो v² तो y का रोल प्ले कर रहा है। अब अगर v² को y से हटा दूं मैं, तो मेरे को जो इक्वेशन मिल रही है वो ऐसी मिल रही है, y इक्वल्स टू 4t² माइनस 4v0t प्लस v0। ये सिर्फ समझाने के लिए, आपको इक्वेशन भी निकालने की जरूरत नहीं है। ये देखो, ये लीनियर है और ये क्वाड्रेटिक है, इसका मतलब ये पैराबोला होगा। दिस इज अ पैराबोला। अब जल्दी से हम उस क्विकली उस पैराबोला को बना लेते हैं कि वो पैराबोला कैसा होगा। अगर मैं माइनस v0 का स्क्वायर करूं, इधर v² है और इधर t है। जब t 0 था तो उस समय v0 के स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई, यहां पे आ गया मेरे पास v0²। जब t 0 था तो 0 था, तो यहां पे मेरे पास t मतलब t/2 था, तो v 0 था, उसका स्क्वायर भी 0 हो गया। और उसके बाद जब t जो है t हुआ तो प्लस v0 आया था, तो उसका स्क्वायर भी v0² हो जाएगा। यानी कि ये पॉइंट मिला मेरे को t पे। तो अब एक पैराबोला बना आपके पास, अलग कलर से बना देता हूं, इस तरह का ये पैराबोला मिल गया आपको, जिसकी ये एक्सेस है। अब जब आप इंटीग्रेशन करते हो v² dt का इंटीग्रेशन, तो एक्चुअली में आप एरिया निकालते हो। ये आपको क्या देता है, एरिया बिटवीन ग्राफ लाइन एंड टी एक्सिस। मुझे कौन सा एरिया चाहिए, आई एम इंटरेस्टेड इन दिस एरिया, एक टाइम पीरियड वाला एरिया चाहिए, ये वाला। जैसे ट्राइंगल के लिए आपने पढ़ा है एरिया होता है हाफ बेस इनटू हाइट, वैसे पैराबोला के लिए होता है 1/3 बेस इनटू हाइट। तो ये एरिया जो शेड किया है वो एरिया निकाल देता हूं मैं। 1/3 बेस कहां से कहां तक हो गया, यहां से लेकर के यहां तक, यानी कि टी वैल्यू का। हाइट कितनी हो गई, v0 के स्क्वायर के बराबर। दिस इज हाइट, ये लेंथ आपके पास हाइट की तरह सर्व कर रही है, तो ये v0 का स्क्वायर हो गया। तो मेरे को इतनी चीज तो मिल गई। इसके बाद मुझे क्या करना होता है, इसे t से डिवाइड करना होता है। चलो t से डिवाइड भी कर लेंगे। क्या ये VRMS हो गया, नहीं, इसका रूट भी निकालना होता है, तो चलो इसका रूट भी निकाल देंगे। तो ये t कैंसिल हो गया, रिजल्ट आ गया v0/√3। देखो वो कितना लंबा हो रहा था। तो ये मेथड हम कभी फॉलो नहीं करने की कोशिश करेंगे। अगर ऐसा स्ट्रेट लाइन वाला आएगा तो यही पैराबोला वाला तरीका अडॉप्ट करने की कोशिश कीजिएगा। डी इज योर करेक्ट आंसर। तो डी हमारे पास करेक्ट आंसर हो गया। चलो बच्चों, आज की क्लास हमारी यहीं तक।
विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी दिवाली, हैव अ नाइस टाइम एंड बी सेफ।